आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो शुरुआत हो गई है रात की और समय हो गई है मैथ के बात की। आप सभी विद्यार्थी इंट्रोडक्शन वाली क्लास यानी पहली क्लास रिलेशन और फंक्शन की और दूसरी क्लास सेकेंड क्लास देख चुके होंगे और उसका एक एक कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा और हम उम्मीद करते हैं सभी लोग अपने नोट्स पे लिख चुके होंगे और नोट्स बना लिए होंगे और साथ ही साथ आप उसका रिवीजन भी करते जाएंगे। तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि किसी भी दिए गए रिलेशन को परिभाषा के अनुसार कैसे समझते हैं और बाई एरो डायग्राम कितने प्रकार से रिलेशन हो सकता है और कब रिलेशन नहीं हो सकता है। इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग जो रिलेशन के प्रारंभिक टाइप्स होते हैं हम लोग सबसे पहले डायरेक्टली उन पे चर्चा करते हैं और इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग कर लेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन मीन्स होता है संबंधों के प्रकार। तो जो सबसे प्रारंभिक स्टेज में यानी जो सबसे पहले प्रकार से या पहले स्तर के जो संबंध होते हैं जिसको आज हम लोग सीखेंगे उनमें हम लोग दो प्रकार के संबंधों की बात करेंगे। जो पहला होता है उसको हम लोग कहते हैं एम्पटी रिलेशन। इसी को हम लोग नल रिलेशन के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम लोग वाइड रिलेशन के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं रिक्त संबंध। और जो दूसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन जिसको हम लोग हिंदी में समष्टीय संबंध या सार्वत्रिक संबंध के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एम्पटी रिलेशन के ऊपर और यूनिवर्सल रिलेशन के ऊपर यानी रिक्त संबंध के ऊपर और समष्टि या सार्वत्रिक संबंध के ऊपर। अब अगर हम लोग सबसे पहले एम्पटी रिलेशन की बात करें सब लोग हेडिंग कर लेंगे एम्पटी रिलेशन यानी रिक्त संबंध। एम्पटी रिलेशन की डेफिनेशन सब लोग कॉपी पे क्या लिखेंगे। अगर कोई संबंध आर समुच्चय ए से समुच्चय बी पर बनाया गया हो समुच्चय बी पर बनाया गया हो और जिस नियम आर के द्वारा उसे व्यक्त किया गया हो उस नियम को फॉलो करने वाले उस नियम को वेरीफाई करने वाले अगर हमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त नहीं होते हैं तो इस प्रकार हमारा जो संबंध प्राप्त होता है उसको हम लोग रिक्त संबंध के नाम से जानते हैं। तो रिक्त संबंध किसे कहते हैं। जब कोई रिलेशन सेट ए से सेट बी पर बनाया गया हो और जो सेट ए से सेट बी पर बनाया जा रहा है रिलेशन उसके जो कार्टेशियन है ए क्रॉस बी में आने वाले सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं अगर दिए गए रिलेशन के नियम को वो फॉलो नहीं करते हैं उनमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन के नियम को फॉलो नहीं करता है तो इस प्रकार रिलेशन में आने वाले अवयवों की संख्या शून्य होती है और रिलेशन में क्योंकि शून्य अवयव प्राप्त होते हैं इसीलिए इस संबंध को हम लोग रिक्त संबंध के नाम से जानते हैं। तो कोई पूछेगा एम्पटी रिलेशन क्या होता है तो कह देना कोई भी ऐसा संबंध जो कि सेट ए से सेट बी पर बनाया गया हो तथा आर के अंतर्गत जो नियम दिया गया है ए क्रॉस बी के कोई भी क्रमित युग्म यदि उस नियम को फॉलो नहीं करते हैं अर्थात उस नियम का पालन नहीं करते हैं तब ऐसे संबंध को रिक्त संबंध कहा जाता है।
रिक्त संबंध कहा जाता है। तो कोई रिक्त संबंध की यानी एम्प्टी रिलेशन की डेफिनेशन आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, कोई भी ऐसा संबंध जो कि सेट ए से सेट बी पर बनाया गया हो, आर के अंतर्गत जो नियम दिया गया हो, यदि एक राशि बी का कोई भी क्रमिक युग्म उस नियम को फॉलो नहीं करता है, यानी उस रिलेशन के नियम को कोई नहीं फॉलो करता है, तो इस प्रकार से जिस संबंध की निष्पत्ति होती है उसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं आपको एम्प्टी रिलेशन का डेफिनेशन समझ में आ गया। आप लोग अपने कॉपी पे स्टार पॉइंट करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो रिक्त संबंध होता है, मतलब जो एम्प्टी रिलेशन होता है, जो रिक्त संबंध होता है, उसमें कोई अवयव नहीं होता है, और चूंकि इसमें कोई अवयव नहीं होता है, इसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है, इसीलिए हम लोग इसको दुनिया का सबसे छोटा संबंध भी कहते हैं। सबसे छोटा संबंध भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा या कम्पिटिटिव लेवल में पूछेगा गणित में सबसे छोटा संबंध गणितीय रूप से कौन सा होता है, तो आप लोग बताएंगे जो एम्प्टी रिलेशन होता है वह सबसे छोटा रिलेशन होता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले अवयवों की संख्या क्या होती है, शून्य होती है। तो इतनी बातें समझने के बाद हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि एम्प्टी रिलेशन को हम लोग किस प्रकार से गणितीय रूप में समझ सकते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लेते हैं a बराबर हमारे पास है 1 2 3 और मान लेते हैं b बराबर हमारे पास है 4 5 और ये जो रिलेशन बनाया गया है वह सेट ए से सेट बी के ऊपर बनाया गया है और नियम क्या है, r बराबर x कामा वाई सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन 10, जहाँ x बिलोंग्स टू सेट ए, y बिलोंग्स टू सेट बी। अब अगर इस रिलेशन को हम लोग ध्यान से देखें जो a से b पर बनाया गया है और निम्नलिखित नियम द्वारा परिभाषित किया गया है, ये हम लोग देख रहे हैं कैसे एम्प्टी रिलेशन है। आप अगर इसको देखेंगे ध्यान से तो हम लोग सबसे पहले a क्रॉस b निकाल लेंगे, क्योंकि रिलेशन निकालने के लिए हमको कार्टेशियन आना चाहिए। कार्टेशियन हम लोग सीख चुके हैं। a क्रॉस b क्या होगा, यहाँ पे 3 अवयव, यहाँ पे 2 अवयव, टोटल 6 अवयव कौन कौन से होंगे, 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। तो इस प्रकार से हमारे a क्रॉस b में टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर यानी 6 एलिमेंट आ गए। अब हम लोग देखेंगे कि क्या जितने ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं उनमें से कोई भी जो रूल लिखा गया है उसको फॉलो कर रहा है। रूल कह रहा है कि जो x कामा y के रूप में ऑर्डर्ड पेयर लिखे गए हैं उनके जब x और y के यानी पहले अवयव और दूसरे अवयव का योगफल करेंगे तो उसकी वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए। हम लोग चेक कर रहे हैं क्या कोई ऐसा है, यहाँ पे 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, इस नियम को फॉलो नहीं करेगा। इसको ऐड करेंगे 6 आएगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी 6 आएगा, ये 7 आएगा, ये 7 आएगा और ये 8 आएगा। हम लोग देख रहे हैं कि जब पहले और दूसरे अवयव का हर ऑर्डर्ड पेयर में सम कर रहे हैं तो हमारा कोई भी 10 से बड़ा प्राप्त नहीं हो रहा है। इस प्रकार से a क्रॉस b में आने वाला कोई भी अवयव जो रिलेशन दिया गया है उस रिलेशन को फॉलो नहीं करता है, उस रिलेशन को फॉलो नहीं करता है। और चूंकि इस रिलेशन को फॉलो नहीं करता है इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन में अवयवों की संख्या है यानी नंबर ऑफ जो r है वो अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। और चूंकि रिलेशन में पाए जाने वाले अवयवों की संख्या यानी ऑर्डर्ड पेयर्स की संख्या 0 है तो रिलेशन में कोई एलिमेंट यानी कोई ऑर्डर्ड पेयर न होने के कारण इसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन के नाम से जानेंगे, यानी रिक्त संबंध के नाम से जानेंगे। अच्छा, नाम से भी स्पष्ट है, एम्प्टी रिलेशन मतलब जिसमें कोई अवयव नहीं प्राप्त होंगे, कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं प्राप्त होंगे। और इस एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग समझ पाए होंगे कि अगर किसी भी दिए गए संबंध में कोई अवयव प्राप्त नहीं होगा तो उसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग एम्प्टी रिलेशन को ध्यान से समझ पाए। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपको समझने के लिए। अगर c बराबर लिखा गया हो 1 2 3 और d बराबर लिखा गया हो 10 11 12 और ये जो रिलेशन हो वह सेट c से सेट d के ऊपर बनाया गया हो और नियम क्या दिया गया हो, r बराबर x कामा y सच दैट x माइनस वाई एक धन पूर्णांक है, x माइनस वाई एक धन पूर्णांक है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ये रिलेशन दिया गया है।
और हमें चेक करके देखना है कि क्या यह जो रिलेशन है वह एम्पटी रिलेशन को प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसके ऊपर देखेंगे ध्यान से, तो हम पाएंगे कि हम सबसे पहले C क्रॉस D निकालते हैं। C पता है, D पता है, तो हम लोग C क्रॉस D निकाल लेंगे। यहाँ 3 एलिमेंट, यहाँ 3 एलिमेंट, 3 और 3 का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? 9 एलिमेंट। और वो 9 एलिमेंट कौन कौन से होंगे? 110, 111, 112, 210, 211, 212, 310, 311, 312। टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट है। 9 ऑर्डर्ड पेयर हम लोग निकाल लिए। अब रिलेशन में तो वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे C क्रॉस D के अंतर्गत जितने लिखे गए हैं, जो इस नियम को फॉलो करेंगे। नियम क्या है? x और y के रूप में जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा गया उसमें से अगर x और y का अंतर लेते हैं, x में से y को घटाते हैं, तो कह रहा है एक धन पूर्णांक प्राप्त होना चाहिए। हम लोग चेक कर रहे हैं क्या ऐसा है। अगर एक में से हम लोग 10 को घटाएंगे तो -9 आएगा, यहाँ -10 आएगा, यहाँ -11 आएगा, यहाँ -8 आएगा, यहाँ -9 आएगा, यहाँ पे -10 आएगा, यहाँ पे -7 आएगा, यहाँ पे -8 आएगा और यहाँ पे -9 आएगा। हमारा आना चाहिए नियम के अनुसार धन पूर्णांक, जबकि हमें प्राप्त क्या हो रहे हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। तो क्या इसमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस नियम को फॉलो कर रहा है? तो आप कहोगे सर जी इसमें से कोई तो इस नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। और जो नियम लिखा गया है, जब ऑर्डर्ड जो कार्टेशियन के ऑर्डर्ड पेयर है उस नियम को फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारे रिलेशन में पाए जाने वाले अवयवों की संख्या क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। और जब 0 हो जाती है तो उस कंडीशन में रिलेशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उस कंडीशन में हम लोग रिलेशन को एम्पटी रिलेशन के नाम से जानते हैं, यानी रिक्त संबंध के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इन दोनों एग्जाम्पल्स के द्वारा ये बात समझ में आई होगी कि यह दिया गया जो संबंध है वह रिक्त संबंध है कि रिक्त संबंध नहीं है, और रिक्त संबंध की डेफिनेशन क्या होती है और उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, ये सारी बातें आप लोग समझ गए होंगे। एक आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख लीजिएगा अपने कॉपी पे। x बराबर दिया गया है 6, 7, 8, 6, 7, 8 और y बराबर दिया गया है 10, 11, 12, 10, 11, 12। और ये जो रिलेशन बनाया गया है वह सेट x से सेट y पर बनाया गया। और नियम क्या है? r बराबर x, y सच दैट x, y सच दैट x माइनस y एक धन पूर्णांक है। x माइनस y एक धन पूर्णांक है। आपको बताना है कि यह जो दिया गया समुच्चय के ऊपर रिलेशन का नियम है यह रिक्त संबंध को प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और अपने कॉपी में प्रैक्टिस के लिए नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए कि एम्पटी रिलेशन क्या होता है और एम्पटी रिलेशन को किस प्रकार से समझा जा सकता है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। हाँ, नोट में हम आपको बता दिए कि यह सबसे छोटा संबंध होता है। अगर r बराबर हमें 5 प्राप्त हो, r बराबर क्या प्राप्त हो? 5 प्राप्त हो, तो जब कभी भी r बराबर 5 प्राप्त होगा तो उसी रिलेशन को अपने लोग एम्पटी रिलेशन के नाम से जानते हैं। सब लोग अपने कॉपी में ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे। जब कोई रिलेशन है उसमें 5 उसकी वैल्यू आएगी, यानी उसमें अवयवों की संख्या 0 रहेगी, तो उसको एम्पटी रिलेशन कहेंगे। तो नंबर ऑफ r कोई पूछेगा तो 0, लेकिन रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? एम्पटी रिलेशन। और एम्पटी को दिखाने के लिए 5 का प्रयोग किया जाता है। तो ये एम्पटी रिलेशन हो गया, ये नंबर ऑफ r 0 हो गया। जब नंबर ऑफ r 0 तब रिलेशन का 5, और जब 5 रहेगा तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे? एम्पटी रिलेशन। चलो यहाँ तक की बातों को लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगली हेडिंग बना लीजिएगा। एम्पटी रिलेशन के बाद हम लोग बात करेंगे यूनिवर्सल रिलेशन के ऊपर। किसके ऊपर? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब समष्टीय या सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध। अब हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से एम्पटी रिलेशन में हमें रिलेशन के अंतर्गत कोई अवयव प्राप्त नहीं हो रहा था तो हम लोग उसको एम्पटी कह दिए। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? यदि कोई संबंध R समुच्चय A से समुच्चय B के ऊपर बनाया गया है और जितने ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B में पाए जा रहे हैं, यदि सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में सम्मिलित होने लगे, मतलब जो नियम दिया गया है उस नियम को फॉलो करने वाले सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर हों, तब इस प्रकार से जिस संबंध की निष्पत्ति होती है, जो संबंध प्राप्त होता है हमें, उसे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन के नाम से यानी सार्वत्रिक संबंध के नाम से जानते हैं। तो जब
कार्टेशियन के अंतर्गत आने वाले सभी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ जाएंगे, पूरे के पूरे जितने एक रास बी में है उतने सारे के सारे रिलेशन में आ जाएं। तो इस प्रकार से जो संबंध प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। तो डेफिनेशन सब लोग क्या लिखेंगे, आर सच दैट ए टू बी द्वारा बनाया गया कोई संबंध सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि और केवल यदि एक रास बी के अंतर्गत आने वाले सभी क्रमित युग्म, एक रास बी के अंतर्गत आने वाले सभी क्रमित युग्म दिए गए संबंधार के नियम का पालन कर रहे हों। अगर कोई रिलेशन ए से बी पर इस प्रकार बनाया गया है कि जितने ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशन दिया गया है उस नियम को फॉलो कर रहे हैं, तो इस प्रकार से जिस संबंध को हम लोग प्राप्त करते हैं उसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात है, कॉपी पर सब लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि इस प्रकार के रिलेशन में सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं, इसीलिए यह दुनिया का सबसे बड़ा संबंध होता है, सबसे बड़ा संबंध। यूनिवर्सल का मतलब ये होता है जिसमें कुछ न छूटे सब कुछ आ जाए। तो क्योंकि इसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं छूटता इसीलिए इसको दुनिया का सबसे बड़ा संबंध कहते हैं और एम्पटी रिलेशन को सबसे छोटा संबंध कहते हैं। तो लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे एम्पटी रिलेशन, स्मॉलेस्ट रिलेशन, और जो यूनिवर्सल रिलेशन है वह बिगेस्ट रिलेशन, यानी सबसे छोटा कौन सा सबसे बड़ा। अगर कहीं कंपटीशन में पूछेगा तो आप लोग बता सकते हैं। हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर मान लेते हैं सेट ए बराबर लिखा गया है 1 2 3 और सेट बी बराबर लिखा गया है 4 5 6 7 और हमारा जो रिलेशन है वह सेट ए से सेट बी के ऊपर परिभाषित किया गया है और नियम है आर बराबर x कामा वाई सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन x प्लस वाई ग्रेटर देन 3, जहाँ x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। अगर हम लोग इस नियम को लेके चलें, इन सेट के ऊपर साथ लेके चलें और कोई पूछे बताइए यूनिवर्सल रिलेशन है कि नहीं है, तो हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं और यूनिवर्सल रिलेशन को कैसे देखेंगे सब लोग उसके बारे में ध्यान से सुनेंगे। हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन चेक करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो दिया गया सेट है उस सेट के आधार पे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। हमारे पास ए बराबर क्या था 1 2 3 और हमारे पास बी बराबर क्या था, 4 5 6 7 और हमारा रिलेशन कहाँ से कहाँ तक बनाया गया था, ए से बी पे। रिलेशन क्या था, x कामा वाई सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन 3, x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू b। अब हम लोग अगर सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे तो 3 अवयव ए में, 4 अवयव बी में, कुल मिला के 12 अवयव कौन कौन से होंगे, 1 4 1 5 1 6 1 7 2 4 2 5 2 6 2 7 और फिर 3 4 3 5 3 6 3 7। तो इतने सारे एलिमेंट हो गए, 3 और 4 कुल मिला के 12 ऑर्डर्ड पेयर हो गए। अब हम लोग देखते हैं क्या x और y का जब हम लोग सम करते हैं तो क्या वह 3 से बड़ा प्राप्त होता है हर कंडीशन में। यहाँ करेंगे तो 5 आएगा 3 से बड़ा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 10 आएगा। जितने ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हम लोग देख रहे हैं सभी ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे जो रिलेशन का रूल दिया गया है उस रूल को फॉलो करते हैं, x प्लस वाई ग्रेटर देन 3 को फॉलो करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं जितने ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में हैं उतने ही ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में हैं,
यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है वह आर के बराबर हो गया, अर्थात ए क्रॉस बी में जितने ऑर्डर्ड पेयर थे सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में शामिल हो गए। जब जब ये स्थितियां बनेंगी कि ए क्रॉस बी के सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ जाएंगे तो तब तब हम लोग उस संबंध को क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। तो यूनिवर्सल रिलेशन होने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे वो सारे के सारे रिलेशन में आने चाहिए, रिलेशन के नियम का पालन करने चाहिए, और जब ऐसा होगा तब हम लोग कह सकते हैं कि वह क्या रहेगा, यूनिवर्सल रिलेशन रहेगा। अगर सबको यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया हो तो सब लोग यस सर समझ में आ गया ऐसा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे हमें लगे कि आप लोग सारी बातों को समझ गए। तो हम लोग इस प्रकार से जो प्रारंभिक संबंध के प्रकार थे, जिसमें हम लोग दो टाइप के संबंध के ऊपर चर्चा कर लिए, रिक्त संबंध के बारे में और सार्वत्रिक संबंध के बारे में, एम्प्टी रिलेशन के बारे में और यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में, और इसके हम लोग एग्जाम्पल भी देख लिए। अब हम लोग आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको यूनिवर्सल का दे दे रहे हैं। जैसे अगर मान लेते हैं हमारे पास एक रिलेशन है सी, एक सेट है सी 1 2 3 4 और एक सेट है डी जिसमें एलिमेंट लिखा गया है 1 3 4 5 1 3 4 5, और ये जो रिलेशन बनाया गया है वह सेट सी से सेट डी के ऊपर बनाया गया है। और किस नियम द्वारा बनाया गया है, आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स कामा वाई सच दैट x माइनस वाई लेस देन 15, x बिलोंग्स टू C, y बिलोंग्स टू D। आप लोगों को इसका रिलेशन का एलिमेंट निकालना है, यानी रिलेशन को पहले ज्ञात करना है और फिर बताना है कि क्या यह एक यूनिवर्सल रिलेशन को शो करता है कि नहीं करता है, प्रदर्शित करता है कि नहीं करता है। आप ये दोनों बातें हमें बताएंगे। एक और आप लोग सवाल लगा के दिखाएंगे। अगर हमारे पास मान लेते हैं कि सेट P है जिसका एलिमेंट है 10 11 12, और हमारे पास एक सेट Q है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और ये जो रिलेशन बनाया गया है सेट P से सेट Q पर बनाया गया है, किस नियम द्वारा बनाया गया है, R बराबर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स लेस देन वाई, यक्स बिलोंग्स टू P, वाई बिलोंग्स टू Q। आपको इस नियम के अंतर्गत देखना है कि रिलेशन के कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, पहले ये बता देना और फिर बताना है कि क्या रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन को प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप लोग दोनों सवाल को अपने कॉपी में अच्छे से नोट भी कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि यह यूनिवर्सल रिलेशन है कि यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है। तो इस प्रकार हम लोगों ने एम्प्टी रिलेशन के ऊपर और यूनिवर्सल रिलेशन के ऊपर अच्छे प्रकार से चर्चा कर ली और उसके एग्जाम्पल्स को समझ गए, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहीं पे हम लोग रिलेशन के साथ साथ नॉर्मली एक छोटी सी टॉपिक होती है जिसको हम लोग प्रतिलोम संबंध कहते हैं, प्रतिलोम संबंध कहते हैं। इसको भी देख लेते हैं। प्रतिलोम के इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स और संबंध को कहते हैं रिलेशन। तो इस प्रकार हम लोग बात कर रहे हैं प्रतिलोम संबंध यानी इनवर्स रिलेशन के ऊपर। अच्छा, ये प्रतिलोम संबंध की हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी हैं, ए और बी दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हैं यानी अरिक्त संबंध है, और इनके ऊपर एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया है सेट ए से सेट बी के ऊपर। हम लोग जानते हैं कि अगर दो नॉन एम्प्टी सेट ए और बी और उनके ऊपर कोई रिलेशन आर बनाया गया है जो कि सेट ए से सेट बी के ऊपर डिफाइन किया गया है, तो हम लोग अभी तक जानते हैं सेट ए के जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। मतलब सेट ए के अवयवों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। मतलब जिस सेट के अवयवों को हम लोग इनपुट के रूप में लिखते हैं, यानी हम लोग जिसकी वैल्यू रखते हैं उसी के अवयवों से जो सेट का निर्माण होता है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। तो यहाँ सेट ए डोमेन का काम करेगा, और सेट बी जो होता है पूरा का पूरा उसको हम लोग कोडोमेन के नाम से जानते हैं, कोडोमेन के नाम से जानते हैं, मतलब सहप्रांत के नाम से जानते हैं। तो जिस कंडीशन में रिलेशन ए से बी पे बनाया गया होता है उस कंडीशन में जो हमारा इनपुट होता है, मतलब जो हमारा डोमेन होता है वह सेट ए होता है, और जो हमारा आउटपुट होता है, मतलब जहाँ से जिस सेट से हमें
अपने रिजल्ट प्राप्त होते हैं वहाँ के जो सेट है यानी दूसरा जो सेट है उसको कोडोमेन कहा जाता है। तो इस कंडीशन में आर रिलेशन में ए से बी की स्थिति में ए डोमेन होता है और बी कोडोमेन होता है। अभी हमें यहाँ इन्वर्स रिलेशन की बात करनी है। अच्छा बताइए आर का इन्वर्स क्या होता है? आर का इन्वर्स अगर आपसे कोई पूछे आर का इन्वर्स क्या होता है तो आप कहोगे सर जी आर लिखेंगे इसके ऊपर -1 कैसे लिख देते हैं, तो इसको आर इन्वर्स पढ़ते हैं। आर इन्वर्स का मतलब होता है 1/r, इसी 1/r को हम लोग क्या कहते हैं? आर इन्वर्स। तो रिलेशन का इन्वर्स मतलब क्या होता है? अगर आर मेन रिलेशन को दिखा रहा है तो आर के ऊपर -1 यानी आर इन्वर्स उसके प्रतिलोम संबंध को दिखाएगा। जैसे ही हम लोग रिलेशन से इनवर्स रिलेशन की बात करते हैं, इनवर्स रिलेशन की बात करते हैं, इनवर्स रिलेशन की बात करते हैं, होता क्या है? होता क्या है? जो हमारा रिलेशन ए से बी पे परिभाषित हुआ होता है, तो जैसे हम लोग आर इनवर्स की बात करते हैं, आर इनवर्स हमारा सेट बी से सेट ए के ऊपर परिभाषित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन में जो डोमेन होता है वो आर इनवर्स में कोडोमेन में कन्वर्ट हो जाता है, कोडोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो रिलेशन का कोडोमेन होता है वो आर इनवर्स में डोमेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो किसी भी दिए गए संबंध के प्रतिलोम संबंध का मतलब होता है जब हम लोग प्रांत की और सह प्रांत की मतलब डोमेन की और कोडोमेन की स्थितियों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में अंतर परिवर्तित कर देते हैं, आपस में बदल देते हैं। तो इस प्रकार से जिस नए संबंध की निष्पत्ति होती है उसको हम लोग प्रतिलोम संबंध के नाम से जानते हैं। तो अगर कोई संबंध आर ए से बी पर बनाया गया है तो उसका जो प्रतिलोम संबंध होगा मतलब जो आर इनवर्स होगा वह सेट बी से सेट ए के ऊपर बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रतिलोम संबंध के डेफिनेशन समझ गए कि किसी भी दिए गए संबंध से प्रतिलोम संबंध तक आने के लिए हम उसके डोमेन और कोडोमेन को आपस में क्या कर देते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। तो इस प्रकार हम लोग इनवर्स रिलेशन के बारे में जान गए। हम लोग इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं। हम लोग इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं कि इनवर्स रिलेशन को अगर कोई व्यापक रूप में हमसे पूछता है तो हम लोग उसको कैसे बता पाएंगे। इस इनवर्स रिलेशन का हम लोग जनरल फॉर्म यानी व्यापक रूप देख लेते हैं। अगर मान लें हमारा रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी के ऊपर परिभाषित किया गया है, तो ये जो रिलेशन के एलिमेंट निकल के आएंगे व्यापक रूप में, हम मान लेते हैं व्यापक रूप में वह ए कामा बी के रूप में प्राप्त हो रहा है, सच दैट जहाँ ए सेट ए से बिलोंग करेगा और वाई जो होगा वह सेट बी से बिलोंग करेगा, सेट बी से बिलोंग करेगा। यानी सेट ए के अंतर्गत जो एलिमेंट आएंगे वह स्मॉल ई टाइप के होंगे और जो बी के अंतर्गत आएंगे वह स्मॉल बी टाइप के होंगे। तो हम लोग जानते हैं पहले सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पहले नंबर पे आते हैं, दूसरे वाले के एलिमेंट्स दूसरे नंबर पे आते हैं। इस प्रकार ए कामा बी के रूप में रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। लेकिन जैसे ही आर जो है आर इनवर्स में कन्वर्ट होगा तो बी इस तरफ चला आएगा, ए इस तरफ चला आएगा, तो हमारा इनवर्स रिलेशन प्राप्त हो जाएगा बी टू ए। और इस कंडीशन में जो एलिमेंट निकल के आएंगे ऑर्डर्ड पेयर की जो ये अवयवों की स्थितियां हैं ये आपस में बदल जाएंगी। यानी ए कामा बी जहाँ लिखा गया था वहाँ अब हम लोग क्या लिख देंगे? बी कामा ए सच दैट, बी कामा ए सच दैट, बी कामा ए सच दैट, बी कामा ए के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और जहाँ ए बिलोंग्स टू अभी भी ए रहेगा और वाई बिलोंग्स टू क्या रहेगा? बी रहेगा। ए बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। ये रिलेशन में है, यहाँ पे हम लोग इंटरचेंज कर दिए तो यहाँ पे बी जो रहेगा, बी जो रहेगा, बी के एलिमेंट जो आएंगे उसको थोड़ा सा पहले लिख दो। बी के जो एलिमेंट रहेंगे बी, यहाँ पे जो बी प्राप्त होगा बी वो सेट बी से प्राप्त हो, वो सेट बी से प्राप्त हो जाएगा और जो ए रहेगा वह सेट ए से प्राप्त हो जाएगा। हम लोग केवल उसकी स्थिति बदल रहे हैं, बाकी कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। और यहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी लिख दे रहे हैं, वाई नहीं, बी बिलोंग्स टू बी। तो इस प्रकार से अगर कोई रिलेशन दिया रहेगा तो वह ए बी के रूप में प्राप्त होगा, जहाँ ए स्मॉल कैपिटल ए से और बी कैपिटल बी से बिलोंग करेगा। और वहीं अगर आर इनवर्स हो जाएगा तो बी कामा ए के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। अब हम इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कोई आपसे कहे एक ऐसा उदाहरण बताइए जो प्रतिलोम संबंध के ऊपर निर्धारित किया गया हो और उसको कैसे निकालेंगे। जैसे मान लेते हैं ए बराबर दिया गया है 1 2 और बी बराबर दिया गया है 3 4 5। जो रिलेशन है वह ए से बी पे परिभाषित है और किस नियम द्वारा परिभाषित है? आर बराबर
x कामा वाई सच दैट x प्लस वाई ग्रेटर देन 2, x बिलोंग्स टू सेट ए, y बिलोंग्स टू सेट बी। अब इस कंडीशन में कोई कह दे आर इनवर्स का मान बताइए, तो हम लोग सबसे पहले रिलेशन निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? रिलेशन। तो रिलेशन के एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? जिसमें x और y का योग 2 से बड़ा हो। हम लोग देख रहे हैं इसमें से हम लोग जितने भी ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त करेंगे सब 2 से बड़े रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्राप्त कर लेंगे 1 3 और 1 4 और 1 5 और 2 3 2 4 2 5। ये हमारा रिलेशन निकल के आ गया। अब अगर हमें इसके इनवर्स की बात करनी है, आर इनवर्स की, तो हम लोग क्या करेंगे? आर इनवर्स में जो रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर आते हैं केवल उनकी स्थितियों को आपस में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। तो जहाँ पे 1 3 है वहाँ पे हमारा 3 1 हो जाएगा, जहाँ पे 1 4 है वहाँ पे 4 1 हो जाएगा, जहाँ पे 1 5 है वहाँ पे 5 1 हो जाएगा, फिर 3 2 हो जाएगा, फिर 4 2 हो जाएगा, फिर 5 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आर इनवर्स निकल गया, इस प्रकार से हमारा आर निकल गया। 2 आंसर तो यहाँ हो गए रिलेशन के और आर इनवर्स के। अगर कोई पूछ ले क्या बताइए यह संबंध सार्वत्रिक संबंध है कि इम्पटी रिलेशन है, तो आप कहोगे जो रिलेशन है वह यूनिवर्सल रिलेशन को शो कर रहा है, क्योंकि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन से हमें प्राप्त हो रहे हैं वे सारे के सारे रिलेशन में आ रहे हैं, और एक रास बी जब आर के बराबर हो जाता है तो उसी कंडीशन में हम लोगों को यूनिवर्सल रिलेशन प्राप्त होता है। तो हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन भी समझ गए, आर निकालना भी समझ गए, आर इनवर्स भी समझ गए, व्यापक रूप भी समझ गए, मतलब हम लोग सारी बातें रिक्त संबंध और समष्टि संबंध के बारे में समझ गए। अब उम्मीद करते हैं आपको यूनिवर्सल में और एम्पटी में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और इनवर्स रिलेशन भी अगर आपसे कोई पूछेगा तो उसमें भी दिक्कत नहीं रहेगी। एक एग्जाम्पल आप लोगों को हम दे रहे हैं, उसको आप लोग अपने कॉपी पे अलग से नोट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। अगर मान लीजिए कोई रिलेशन सेट ए से सेट बी पर बनाया गया है, जिसमें सेट ए बराबर लिखा गया है x कामा वाई कामा जेड, और b बराबर लिखा गया है 1 2 3 1 2 3, और रिलेशन का अवयव मान लीजिए दिया गया है x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो आपको आर इनवर्स का मान बताना है। किसका मान बताना है? आर इनवर्स का मान बताना है। एक ये क्वेश्चन सर अपने कॉपी में नोट कर लेंगे, और एक आखिरी क्वेश्चन इनवर्स का और दे रहे हैं। एक आखिरी क्वेश्चन हम और दे रहे हैं इनवर्स का। आप लोग इनवर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। ए बराबर 1 2 3 4 5, बी बराबर 6 कामा 7। रिलेशन जो है ए से बी पर बनाया गया है। रिलेशन का नियम क्या है? x कामा वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। x माइनस वाई एक क्या है? पूर्णांक है। तब आपको r बताना है, r इनवर्स बताना है, और ये डिफाइन करना है कि r एम्पटी रिलेशन है कि यूनिवर्सल रिलेशन है कि कोई नहीं है। इतनी बातें आप लोगों को लगानी है और कमेंट बॉक्स में हमें बतानी है कि ये सारी बातें आप लोग समझ गए कि नहीं। अगर आपको एम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन अच्छे समझ में आ गया तो सब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हाँ सर यहाँ तक कि हमारी सारी बातें कंप्लीट हैं, थम्स अप कर दीजिएगा सब लोग। तो इस प्रकार से हम लोग रिलेशन के ऊपर पूरी चर्चा कर लिए, उसके टाइप के ऊपर चर्चा कर लिए, इनवर्स के ऊपर चर्चा कर लिए, सवालों को हम लोग देख लिए, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल गया, सब कुछ आपको मिल गया। तो इस प्रकार से हमारा जो रिलेशन है, बेसिक जितने रिलेशंस के हैं उन बेसिक्स को हम लोग कवर कर लिए हैं। अब हम लोग रिलेशन से थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, और रिलेशन से हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम लोग रिलेशन से अभी हम लोग फंक्शन के ऊपर चलते हैं। सर ये भी रिलेशन के हम लोग टाइप जो स्वतुल्य सममित संक्रमक पढ़ना होता है वो अभी वो आएगा, लेकिन हम लोग बेसिक नॉलेज फलन की भी एक बार ले लेंगे। तो फिर हम लोगों को संबंधों के प्रकार जो अपने सिलेबस का क्लास 12 का है, और फिर फलन के प्रकार डायरेक्टली हम लोग उस पर चले जाएंगे, जिससे हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी आगे क्लासेस में। तो अब हम लोग संबंध से
फलन की तरफ बढ़ेंगे, और फलन को इंग्लिश में हम लोग फंक्शन के नाम से जानते हैं। और ये जो फंक्शन होता है, फलनवा होता है, फलनवा अपने जीवन में मिलते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो वाला फलनवा नहीं जो हम लोग आसपास हम लोगों के गांव में हम लोगों के साथ रहने वाले लोगों के साथ पाए जाते हैं। ये गणितीय हम लोगों को फलन पढ़ना रहेगा। तो हम लोग फंक्शन अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी फंक्शन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जिसको आप लोग बिल्कुल समय से आकर कंप्लीट करेंगे, लेंगे और उसका कंसेप्ट पूरी तरह से कॉपी पे नोट कर लेंगे। और हम लोग अगले क्लास में अगर हमारे पास समय रहा तो हम लोग रिलेशन और फंक्शन में क्या अंतर होता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। रिलेशन और फंक्शन का जो अंतर होता है उसको भी समझने का कोशिश करेंगे, और फंक्शन के बहुत सारे सवाल और बहुत सारे उदाहरण के ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो अगले दिन हम लोग क्या सीखेंगे? फलन सीखेंगे, संबंध फलन में अंतर अगर हमारे पास समय बचेगा तो हम लोग देखेंगे, और कुछ सवाल देखेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की पूरी बात समझ में आई होगी। आप लोग नोट्स भी बनाते जाइएगा, क्योंकि शुरू से नोट्स आप बनाएंगे तो आपके ऊपर ज़्यादा बोझ भी नहीं आएगा और आराम से आप अपने सिलेबस में आगे बढ़ते जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, सारी क्लासेज आप लोग देख रहे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करवाइएगा, शेयर करवाइएगा, और नियमित रूप से वीडियो से अपना ज्ञान अर्जन करिएगा, पढ़ते रहिएगा। और तो हम लोग मिलते हैं इस प्रकार अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।